चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला टॉपिक हमारा आज का है दोस्तों हीमोरॉइड्स। हम चैनल पढ़ने वाले हैं। चैनल में सबसे पहले हम हीमोरॉइड्स पढ़ेंगे आज, पाइल्स के लेवल को। मंडे हम पढ़ेंगे एनल फिस्टुला, ट्यूसडे हम पढ़ेंगे एनल फीसर और साथ में पढ़ेंगे कैंसर। याद रखना हमारा टॉपिक है एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस के बाद नेक्रोसिस, नेक्रोसिस के बाद कैंसर। ठीक है, ये रूटीन का टॉपिक है। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कैंसर का लेवल होता है, जिसमें किस प्रकार से आपकी बॉडी में डिस्ट्रक्शन डिजनरेशन शुरू होता है, आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये पूरा प्रोटोकॉल यहाँ पर सबसाइड किया जाता है, समझाया जाता है दोस्तों। इसके बाद हमारे जैसे जैसे टॉपिक होते जाएंगे और जिस जिस प्रकार का कैंसर होता है हमारी बॉडी में, उस कैंसर को हम समझते चले जाएंगे। तो हम लोगों का जो नॉलेज है वो इस लेवल पर पहुंच जाएगा कि आप किसी भी लेवल पर पार्ट 2 कंप्लीट करने के बाद, याद रखना, पार्ट 2 कंप्लीट करने के बाद में आप किसी भी कैंसर के पेशेंट को हैंडल कर सकते हो। बिकॉज आपको ये पता लग जाएगा कि सेल क्या है, टिश्यू क्या है, मसल्स क्या है, लिगामेंट क्या है, आपकी बॉडी में ऑर्गन्स क्या है। ऑर्गन्स के बाद हम लोग सिस्टम पढ़ना शुरू करेंगे। तो जैसे जैसे सिस्टम आते चले जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का जो कैंसर होता है, जो ऑर्गन्स के लेवल पर कैंसर डेवलप होता है, वो आपको क्लियर हो जाएगा कि मेडिसिन कैसे सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है। पहली बात करते हैं हम दोस्तों पाइल्स यानी हिमोराइड्स की। याद रखना डेली आप खाना खाते हैं, है ना, खाना कैसे खा रहे हैं, है ना, आप क्या जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं या आप बहुत ज्यादा हेवी खाना खा रहे हैं, उल्टा खाना यानी सुबह हल्का रात को बहुत हैवी खाना खा रहे हैं, है ना, बहुत सारे लोगों का आदत होती है। ठीक है, या आप दोनों टाइम बहुत हैवी खाना खा रहे हैं, है ना, और खा के सो जा रहे हैं, यानी आपकी फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज बहुत ज्यादा है लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कम है। आप देखिए धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी स्टूल सूखने लगेगा, ड्राइनेस होने लगेगा, आपकी हीट बढ़ जाएगी पूरी बॉडी के लेवल पर, खासतौर से डाइजेस्टिव ट्रैक के तौर पर। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका जो आखिरी पार्ट होता है जिसको आप रेक्टम कहते हो, वहां पर रेक्टम के लेवल पर म्यूकस मेम्ब्रेन का जो सिक्रेशन होता है वो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू होता है। अब जो म्यूकस सिक्रेशन होता है तो याद रखना सबसे ज्यादा हीटेड पार्ट होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन, सबसे ज्यादा गर्म पार्ट। अब यहां पर जब म्यूकस सिक्रेट होगा दोस्तों तो धीरे धीरे करके ये म्यूकस जब पास होता है तो वहां की जितनी भी यहाँ की एपिथेलियल सेल्स होती है उस पर्टिकुलर सेल्स को ये इरिटेट करता है। आपको ईचिंग आना जब शुरू होती है, पेशेंट को ईचिंग आती है तो पेशेंट बोलता है साहब मुझे ईचिंग कंटिन्यू आ रही है ना। ये जो ईचिंग होती है ये ईचिंग एक शुरुआत होती है जिसके माध्यम से आप मान लीजिए कि इसको पाइल्स की शुरुआत हो चुकी है। यानी कॉन्स्टिपेशन मेन कारण होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन को तोड़ना है। अगर आप कॉन्स्टिपेशन तोड़ नहीं पाए देन आप कुछ नहीं कर पाओगे दोस्तों, है ना। तो सबसे पहले मेटाबॉलिक प्रोसेस को करेक्ट करो, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन को ठीक करो। ठीक है, याद रख लेना आप इस बात को। आपका जैसे जैसे आप कॉन्स्टिपेशन क्लियर करोगे पाइल्स के सिम्टम डिसअपियर हो जाएंगे दोस्तों। याद रखना जैसे डेवलप हो रहे वैसे ही चले भी जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन का क्या इफेक्ट आ रहा है? टॉयलेट में जाते हैं और बैठे रहते हैं 10 मिनट 5 मिनट, 2 मिनट में बाहर आ जाना चाहिए, है ना। 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे तो बैठे रहते हैं, 10 तो साफ नहीं हुआ, जूर लगाते रहते हैं। तो यहाँ की जो ये जो छोटी छोटी यहाँ की कैपिलरीज होती है, बहुत बंच ऑफ कैपिलरीज यहाँ ऊपर होती है, तो वो कैपिलरीज जो होती है यहाँ पर धीरे 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 डायलेट होना शुरू करती है और डायलेट होकर इस प्रकार से दोस्तों एक वर्ड्स यानी मस्से का निर्माण करती है, जो इंटरनल भी हो सकता है एक्सटर्नल भी हो सकता है ना। वो डिपेंड करता है कि पाइल्स की डिग्री क्या है और पाइल्स की डिग्री के अकॉर्डिंग आप वहां पर सिलेक्ट करते हो कि हाँ साहब पाइल्स है तो पर्टिकुलर लेवल पर इस प्रकार से पाइल्स है। याद रखना दोस्तों जब भी आप रेक्टम और एनस के सबसे लोअर पार्ट में देखोगे वहां की वेन स्वेलन हो गई है, सूज गई है, आप मान लेना हिमोराइड्स हो चुका है ना। इससे ही हम पाइल्स या हिमोराइड्स कहते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, इन ब्लड वेसल्स में बहुत ज्यादा जो खिंचाव आता है, जोर लगता है दोस्तों, तो इनकी वॉल पतली होती चली जाती है। ये जो वॉल होती है धीरे धीरे पतली होती चली जाती है और इससे वेन्स बल्ज होकर, याद रखना क्या है, वेन्स है, और वेन्स बल्ज होकर उभार लेकर दोस्तों बहुत ही ज्यादा
स्ट्रेंथ लेने पर बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है, और जब हम दस्त करने जाते हैं तब इसीलिए इन स्वेलिंग वेन्स को जब प्रेशर किया जाता है तो ये हिमोराइड्स या पाइल्स के रूप में हमें बाहर नजर आती है, बाहर आ जाती है। ठीक है, ये इसी प्रकार से बाहर आ रहा है, लेकिन अभी इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है। ये इंटरनल हिमोराइड से जो रेक्टम की एनस की परिधि से बाहर नहीं हुआ, इसलिए इंटरनल, और ये रेक्टम की परिधि से बाहर हो गया, इसलिए एक्सटर्नल पाइल्स है। दोस्तों याद रखना, जब भी पाइल्स का नाम लोगे दैट इज कॉल्ड हीमोराइड्स। अब हीमोराइड्स वहां पर ब्लीडिंग और ब्लाइंड पाइल्स दो रूप में आपको नजर आने वाला है। ये कभी कभी बहुत डेंजरस होते हैं दोस्तों, है ना। अब सामान्यतः आप देखो दोस्तों, अगर आपने केवल और केवल कॉन्स्टिपेशन के कारण डेवलप हो रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन पर टेक करो, जैसे ही कॉन्स्टिपेशन क्लियर होगा आपका पाइल्स विद इन 7 days to 15 days में रिकवर हो जाना शुरू हो जाएगा, है ना। रिकवर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बहुत इजीली रिकवर होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि पाइल्स हमें बहुत लेटर हाफ में पता लगता है, यानी डिग्रीज डेवलप हो चुकी होती है तब लगता है। वो कैसे, आगे हम चर्चा करते हैं। पाइल्स को टिपिकली दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हो आप दोस्तों, इंटरनल पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स। सबसे पहले आपने सीखा कि कॉन्स्टिपेशन के कारण हो रहा है, तो सबसे पहले आपको कॉन्स्टिपेशन क्लियर करना है ना। कई बार महिलाओं को नहीं होता, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद में जब बहुत ज्यादा उसको हार्ड कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उसके तुरंत बाद वो देखती है कि उसको पाइल्स हो गए, है ना। डाइजेशन तो ऐसा करती नहीं है, लेकिन फिर कैसे होगा, ये केवल कॉन्स्टिपेशन के कारण होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर पाइल्स, इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स, दो भागों में आप दो टाइप में पाइल्स को डिवाइड कर सकते हो दोस्तों, है ना। याद रखना इंटरनल पाइल्स या इंटरनल हिमोराइड्स रेक्टम के इतने अंदर होते हैं कि सामान्यतः उसे आप देख नहीं सकते, उसको फील नहीं कर सकते दोस्तों, है ना। हमें रेक्टोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी जब करवाते हैं तब जाकर हमें नजर आते हैं कि हाँ भाई ये इंटरनल पाइल्स मौजूद है ना। साधारणतः हर्ट नहीं करते दोस्तों, क्योंकि वहां पर कुछ पेन सेंसिटिव नर्व पाई जाती है ना। पेन सेंसिटिव नर्व पाई जाती है दोस्तों, जो वहां पर इस कंडीशन को, जो आपके पर्टिकुलर आपके एफरेंट और इफरेंट नर्वस सिस्टम होते हैं जो ब्रेन से कनेक्ट होते हैं, ये वहां पर डायरेक्टली उस चीज से जुड़ा होता है दोस्तों। लेकिन ब्लीडिंग ही इसका मुख्य साइन होता है। याद रखना, यदि आपको एनल रीजन में कहीं भी कोई पेन नहीं मिल रहा है और केवल ब्लीडिंग हो रही है, आपका सीधा तात्पर्य डायग्नोसिस का बनना चाहिए कि हमें इंटरनल पाइल्स के साइन दिख रहे हैं, कि ये पेशेंट को इंटरनल पाइल्स है, यहां पेन नहीं हो रहा लेकिन ब्लीडिंग हो रही है ना। याद रख लेना इस चीज को, सिंगल वे में आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा हूं। दूसरी बात, जब एक्सटर्नल पाइल्स होता है, हिमोराइड्स एनस के चारों तरफ आप देखोगे स्किन में पाए जाते हैं, देख रहे हो आप, चारों तरफ बोल रहा हूं मैं, है ना, चारों तरफ पाए जा रहे हैं दोस्तों। यही कारण है जब आप टेबल प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से जानना चाहिए, यहां पर बहुत सारी पेन सेंसिटिव नर्व पाई जाती है ना। इसलिए ये हर्ट भी होते हैं दोस्तों, और साथ में इसमें से ब्लीडिंग भी होती है, और कभी कभी ये हिमोराइड्स प्रोलैप्स हो जाते हैं जो एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं, बिकॉज बड़े बड़े होकर दोस्तों एनल स्फिंक्टर से बाहर आ जाते हैं, बल्ज कर जाते हैं। यही कारण है, आप इन्हें अपनी आंखों से देख सकते हो। आप पेशेंट के लेवल पर, हमारे ग्रुप में कई डॉक्टर्स ने एक्सटर्नल पाइल्स का उदाहरण डाला है दोस्तों, है ना। जो पर्टिकुलर सराउंडिंग जो रिंग एरिया होते हैं, ये एनस की जो रिंग एरिया है उसकी तुलना में हल्के से पिंक कलर के होता है। ठीक है, ये दिख रहा है ना पिंक कलर का, ये वेन्स के लेवल पर होता है, इसलिए पिंक कलर का होता है दोस्तों। याद रखना, जब ये दस्त करते हैं दोस्तों तो प्राय बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं, बिकॉज ये जो एनस का ल्यूमन होता है उस ल्यूमन को सकरा कर देते हैं। तो जब भी स्टूल पास होगा इस वर्ड से मस्से से रगड़ खा के जाएगा, ये इस मस्से को बहुत ज्यादा इरिटेट करेगा, एनल रीजन में ईचिंग बहुत पैदा करेगा, बर्निंग बहुत पैदा करेगा। बर्निंग तब जब यहाँ क्रैक्स हो जाते हैं, जब बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है, जो कि स्पेशल एनल फिशर का साइन होता है दोस्तों। याद रखना, जब ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं तो रूटीनली यहां पर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। याद रखिए, यहां पर पाइल्स को ट्रीट करना बहुत इजी है इलेक्ट्रोमेपैथ में, है ना, बहुत इजी है, लेकिन समझना बहुत मुश्किल है। आप इस चीज को समझोगे तो बहुत सारी चीजें आपके माइंड में सेट होती है दोस्तों। सबसे पहले आप जो 4 डिग्री में इसको डिवाइड करते हो, पाइल्स को 4 डिग्री में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री, है ना। फर्स्ट डिग्री पाइल्स में एनस में केवल और केवल ईचिंग होती है, मस्सा नहीं दिखता,
ये केवल और केवल अर्ली स्टेज होती है जब रेक्टम से लगाकर एनस के जंक्शन तक वहां पर आपको केवल और केवल ईचिंग महसूस होती है। धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन के साइन आते हैं और ये पहले स्टेज होती है, लेकिन आपके पास पेशेंट इस स्टेज में कभी नहीं आता। ठीक है, ज्यादातर केसेस में जो 5% केसेस जो आपके पास फर्स्ट डिग्री में आते हैं, इमीडिएट 2 या 3 महीने कॉन्स्टिपेशन के अंदर आपका क्लियर करने के बाद पेशेंट ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है दोस्तों। कई बार तो 15 डेज में ठीक हुए हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखने को मिलता है पेशेंट कितने समय से फर्स्ट स्टेज में है, वो समय उसका आधा समय आप दे दीजिए, पेशेंट ठीक हो जाएगा। सेकेंड डिग्री फाइल्स में क्या होता है, इस स्टेज में ईचिंग के साथ में बर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, और इंटरनल या एक्सटर्नल लेवल पर छोटे छोटे मस्से आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना। ये सेकेंड डिग्री पाइल्स होता है, लेकिन अभी भी बाहर नहीं है ना। ये अभी भी बाहर नहीं है, मस्से दिखने लग गए, ईचिंग हो रहा, बर्निंग हो रहा, आपको फीलिंग हो रहा कि अंदर कुछ न कुछ है ना, हिलता रहता है, जब मैं दस्त करता हूं मुझे महसूस होता है। ये सेकेंड डिग्री पाइल्स है। थर्ड डिग्री में ये मस्सा दस्त करते समय दोस्तों दर्द के साथ, इचिंग के साथ, खुजली के साथ बाहर आ जाता है ना। या स्वयं अब जब दस्त हो गए, टॉयलेट करके आप बाहर निकलते हो, या तो स्वयं अंदर चला जाता है या पर्टिकुलर उंगली से उसको अंदर धकाना पड़ता है। ये उसकी लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। वो इस प्रकार से अगर बाहर हो रहा होता है ना, लेयर के साइड से अगर डेवलप होता है और वो बाहर लटकता रहता है, उसको आपको अंदर प्रेशर देना पड़ेगा। अंदर प्रेशर या स्वयं वो अंदर चला जाता है, तो वो थर्ड डिग्री पाइल्स है दोस्तों। अब वो क्वांटिटी में कितने भी हो सकते हैं, यहां पर एक की बात कर रहे हैं, यहां पर देखो मल्टीपल पाइल्स है ना। इस प्रकार से गुच्छे के रूप में बाहर निकले हुए रहते हैं, है ना। उससे फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही जय भाई बहन के रूप में बाहर निकले होते हैं। जगह जगह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है वेंस में, इसलिए ये पर्टिकुलर वहां पर निकले होता है। इसीलिए दोस्तों जो फोर्थ डिग्री पाइल्स होता है, इस डिग्री में मस्सा बहुत जल्दी बाहर लटक जाता है ना, अंदर भी नहीं जाता कई बार। और पाइल्स के सभी सिम्टम बहुत वर्सन कंडीशन में होता है, बहुत खतरनाक कंडीशन में होता है। और पेशेंट आकर बोलता है सर कितने दिन में ठीक कर दोगे, 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में। मान के चलिएगा ऐसा मस्सा मैक्सिमम अगर माना जाए दोस्तों तो 3 मंथ टू 6 मंथ, कोई पेशेंट 1.5 महीने में भी ठीक हो जाता है अगर स्ट्रिक्टली वहां पर वो अपने प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है जो आप बता रहे हो। डाइट रिस्ट्रिक्शन विथ कॉन्स्टिपेशन क्लियर विथ पाइल्स थेरेपी जब आप करते हो, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इज द बेस्ट साइंस फॉर एनी टाइप ऑफ पाइल्स, है ना। ये मेरा मानना है दोस्तों, कोई क्या भी करे कैसे भी करे मुझे नहीं मतलब। मैं पाइल्स के लेवल पर बहुत अच्छे हमारे दोस्तों के, हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जूनियर्स हैं, फीडबैक्स देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी बात सत्य होती है। याद रखना दोस्तों, जब कॉजेस की बात होती है, एनस में स्थित जितनी भी वेन्स होती है वो फूल जाती है ना। याद रखना जब भी प्रेशर पड़ता है दोस्तों, वहां पर बल्ज होकर स्वेल होकर बाहर आ जाती है ना। तो लोअर रेक्टम पर पड़ने वाला प्रेशर के कारण दोस्तों स्वोलन वेन्स हिमोराइड्स के रूप में डेवलप हो जाती है। तो हमें करना क्या है, प्रेशर को रिड्यूस करना है, याद रख लेना दोस्तों। ये तनाव, ये जो स्ट्रेन किस पे पड़ रहा है, लोग एनएस में वर्ड्स का ऑपरेशन करा रहे हैं, कितना सही है आप डिसाइड कीजिएगा दोस्तों। ये स्ट्रेन, ये तनाव आपके बोवेल मूवमेंट के दौरान टॉयलेट में लंबे समय पड़े रहने के कारण हो रहा है। यानी यहां पर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, अल्टरनेट डायरिया की अगर प्रॉब्लम हो आपको, ओबेसिटी के प्रॉब्लम हो, आफ्टर प्रेगनेंसी के प्रॉब्लम हो, एनल इंटरकोर्स किए जाने के बाद में प्रॉब्लम हो, या लोअर फाइबर डाइट खा रहे हो, तो आज के समय में ये मेजर समस्या है जो हर पेशेंट को आपको देखने को मिलती है दोस्तों, है ना। एज बढ़ने के साथ साथ आप देखोगे आपको ये समस्या देखने में आ जाती है, बहुत सिंपल सा आती है। क्यों? क्योंकि रेक्टम और एनस में जो टिश्यूज होते हैं जो सपोर्ट प्रदान करते हैं दोस्तों, वेन्स के लेवल से, तो वेन्स वेन्स जो होती है वहां की वो वीक हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है, खिंचाव आ जाता है, लूजनेस आ जाती है। भाई हर ऑर्गन का एक समय है। आप नई कार लाए, मोटरसाइकिल लाए, कितने समय तक नहीं रखोगे, धीरे धीरे वो पुरानी होती चली जाएगी, स्क्रैच भी लगेगी, डंप भी लगेगा, है ना। ऐसे यहां पर भी होता है। लेकिन हम केयर कैसे कर सकते हैं, हमें केवल बोवल मूवमेंट कराना है ना। हमें टॉप क्लास बोवल मूवमेंट कराना है, और जितना अच्छा बोवल मूवमेंट कराएंगे उतनी जल्दी आप किसी भी पेशेंट को क्योर कर पाओगे। बहुत इजीली यहां पर आप इस पेशेंट को क्योर कर पाते हो दोस्तों। ठीक है, याद रखना जब सिम्टम्स आपके सामने आते हैं, हमेशा हिमोराइड सिम्टम कॉज नहीं करते हैं दोस्तों। ये भी एक बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं आपको। इसीलिए पेशेंट रियलाइज ही नहीं कर पाता कि हमें पाइल्स है या नहीं है।
है ना। ज्यादातर उसको जब डिस्कम्फर्ट फीलिंग होती है, जब आग लगती है, जब वो दौड़ता है डॉक्टर के पास, है ना। जब इचिंग होती है एनस के चारों तरफ, जब बर्निंग सेंसेशन होता है, पेन होता है ना। टॉयलेट के बाद इस प्रकार का उसको ब्लड नजर आता है दोस्तों, है ना। यहाँ पर टॉयलेट के बाद जब ये प्रेशर नजर आएगा इसको, ये कंडीशन जब ब्लीडिंग की नजर आएगी, तब वो घबराता है कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, है ना। टॉयलेट में ब्लड टपकता है, तब वो दौड़ता है दोस्तों, है ना। जब हम बाथरूम में जाते हैं और बम्स वहां पर पिंपल मॉइस्ट नजर आती है दोस्तों, नहाते समय हम टच करते हैं, एनस से बल्जिंग होकर जब बाहर निकलती, तब हम लोग कहते हैं कि साहब हमें तो पाइल्स हो चुका है। तब ऐसे पेशेंट दौड़ते हैं आपके पास, है ना। फिजिकल एग्जामिनेशन से हम डायग्नोस कर सकते हैं, सीधा एनोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी करा लीजिए या स्टूल टेस्ट करा लीजिए, आप वहां पर पर्टिकुलरली उसका पूरा डायग्नोस्टिक टूल वहां पर डेवलप कर लेते हो। लेकिन सबसे ब्रिलियंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, है ना। प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स कॉमन होते हैं दोस्तों, यानी यहां पर आप जो प्रोटोकॉल सिलेक्ट करोगे तो आपको दोनों चीज यहां पर देखने को मिलेगी। यहां पर आपको ब्लीडिंग, ब्लाइंड, पाइल्स, है ना। आपको दोनों देखना पड़ेगा, है ना। कुछ प्रोटोकॉल्स बिल्कुल कॉमन होते हैं और कुछ प्रोटोकॉल्स बिल्कुल कॉमन नहीं होते हैं दोस्तों, है ना, वो स्पेसिफिक होते हैं। तो जब आप यहां पर प्रोटोकॉल तय करोगे, आपको मैं बहुत शानदार चीज बता रहा हूं, कभी भी फेलियर की तरफ नहीं जाओगे आप, है ना। जब यहां पर तय किया जाता है तो यहां पर एक प्रोटोकॉल जो दोनों में कॉमन होता है A2C5G, है ना। यहां पर ब्लीडिंग में होता है A2C5B, है ना। लेकिन एक चीज मैं बताऊं आपको, जो बहुत कम लोग जानते हैं, मैं आपको डायरेक्टली बताना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, वेन्स आपकी ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है ना। अब ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है तो उसका मेन प्रोटोकॉल क्या बनता है ना। ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है, लेकिन वेन्स है तो वेन्स में C7 का बहुत बड़ा रोल है। एकमात्र मेडिसिन है जो सीधे वेन्स पे काम करती है ना। लेकिन जब ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर की बात आती है तो A2C2B सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल होता है, यानी पाइल्स का सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल A2C2B हुआ। लेकिन जब हम टेबल प्रैक्टिस करते हैं और वहां पर देखते हैं कि साहब यहाँ तो डिफरेंट वे में काम हो रहा है ना, यहाँ पर तो डिफरेंट वे में काम हो रहा है दोस्तों, तो आपका जो प्रोटोकॉल्स हो जाते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं, है ना। यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंट सोचना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे पाइल्स को करेक्ट कैसे करना है ना। तब वहां पर प्रोटोकॉल बदलना आपका शुरू हो जाता है ना। वो कैसे, याद रखना दोस्तों, यहां पर जब ब्लीडिंग प्रोटोकॉल की बात आएगी, S5, C5, A2, L1, B, ये D6 में जाना है आपको, ठीक है। ये बहुत बड़ा प्रोटोकॉल हो जाता है, बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देता है। जब यहां पर ब्लीडिंग की टेंडेंसी होती है, डीजनरेशन डिस्ट्रक्शन की टेंडेंसी होती है, इसे आपको D7, D8, D9 पे लेकर जाना पड़ेगा। याद रख लेना, D7, D8, D9 के लेकर जाना पड़ेगा, या सीधा सेकेंड डायल्यूशन, देन फर्स्ट डायल्यूशन, देन D4, देन D3 आइए, आपका पेशेंट 100%, 101% ठीक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। याद रख लेना, जब यहां पर इसी प्रकार से आपका ब्लाइंड पाइल्स होता है तो यही प्रोटोकॉल में एक चेंजेस आपको करना पड़ेगा, है ना। यहां पर आपको दोस्तों बी के जगह जी को ऐड करना पड़ेगा, और वो भी नेगेटिव में। इसको भी उसी प्रकार से आपको नेगेटिव में जाना पड़ेगा दोस्तों। आप जैसे ही नेगेटिव में जाएंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको यहां पर टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिल जाएंगे, है ना। याद रख लेना। दूसरी बात, जब प्रोटोकॉल सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, तो दो चीज का एक्सटर्नली याद रखना आप, है ना। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, गैंग्रेनाल फोर्ड इज अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, या गैंग्रेनाल फोर्ड सुपर आप डायरेक्ट दे दीजिए सेकेंड डायल्यूशन में। यदि वहां पर वर्ड्स ब्लाइंड है तो और जी के 5 ड्रॉप डाल दीजिए सेकेंड डायल्यूशन में। अगर यहां पर ब्लीडिंग पाइल्स है तो और बी के 5 ड्रॉप डाल दीजिए, जी हटाइए, बी के 5 ड्रॉप डाल दीजिए। एकमात्र प्रोटोकॉल बहुत तेजी से हर घंटे पे दीजिए, मैक्सिमम पहले 3 दिन लगातार दीजिए, मैक्सिमम 8 टाइम्स पर डे, उसके बाद 6 टाइम करिए, उसके बाद 4 टाइम 3 टाइम करिए। आप देखिए 1 महीने के अंदर पेशेंट बोलता है यार मुझे तो बहुत फर्क पड़ गया मेरा वर्ड्स के लेवल पर। लेकिन याद रखने की जरूरत होती है दोस्तों, हमें कॉन्स्टिपेशन क्लियर करना है। यदि हमने कॉन्स्टिपेशन क्लियर नहीं करा, हमें वर्ड्स को ठीक करना है, हमने वर्ड्स को ठीक नहीं करा, पेशेंट रिकरेंट परेशान करता रहेगा, है ना। तब यहां पर दोनों में S1 स्लास का प्रयोग कीजिएगा आप,
है ना, ये 30 पोटेंसी में। आप चाहें तो दोनों को मिलाकर दे दीजिए ग्लोबल्स के रूप में, या फिर अलग अलग दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलता है ना। लेकिन दो चीज हमेशा याद रखना है, जब एक्सटर्नली आप अप्लाई करते हैं, है ना, तो A2, है ना, C4, L1, वेन1 और G, ये ब्लाइंड के लिए काम करता है D4 में, है ना। अब यहां पर थोड़ा सा चेंज किया गया, तो यहां पर आपने शामिल किया A2, C5, L1, वेन1, B, D4 में। ये ब्लीडिंग पाइल्स पे बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपने ब्लीडिंग पाइल्स में C4 को अप्लाई करा दिया, भड़क जाएगा, और ज्यादा भड़क जाएगा। क्यों? क्योंकि ये C4 बहुत हॉटेड रेमेडी आती है, गर्म रेमेडी आती है। गर्म वाले पार्ट पे आप गर्म और दे दोगे तो भड़क जाएगा दोस्तों। वहां पर हमेशा ब्लीडिंग पाइल्स में आपको इसका प्रयोग करना है। याद रखना, ये चीजें टेबल प्रैक्टिस की चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, याद रखना, बहुत अच्छा। लेकिन अगर आप S1/30 देते हो और आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा कुछ प्रोटोकॉल बनाऊं जो कंप्लीटली इस हेमोराइड्स के प्रोटोकॉल को काम करे, सपोर्ट करे, और कंप्लीटली वर्ड्स को मैं खत्म करूं, बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि साहब मसला समाप्त हो जाएगा। आप यहां पर इस प्रोटोकॉल को ब्लाइंड पाइल्स में आप वाटर टब ले लीजिए, गर्म पानी रख दीजिए, गर्म पानी इतना के पेशेंट सहन कर ले, फिटकरी को हल्का सा घुमा लीजिए, और उसमें आपका ये प्रोटोकॉल 10 to 20 ड्रॉप, ज्यादा मत से हो, बड़े बड़े तो आप 20 ड्रॉप डाल लीजिए, और पेशेंट को कहिए आधे घंटे इसमें बैठे रहे, ठीक है, पूरा अंडरगारमेंट निकाल कर आधे घंटे बैठना है। अगर दिन में 2 टाइम करता है तो 1 महीने बाद आप उससे पूछ लीजिएगा, या तो 50% या पूरा 100% मत से समाप्त हो जाते हैं। बस केवल सिम्टम्स रहते हैं, उन सिम्टम्स को विद इन प्रोटोकॉल से आप कंप्लीट करते रहिए, ठीक है। लेकिन अगर इसके साथ और फास्ट रिजल्ट चाहते हो दोस्तों, तब इसका अल्टरनेट करिएगा, वो है S2, A2, C4, L1, वेन1, 30। यहां पर आपको दो चीजें याद रखना है। अगर वहां पर ब्लाइंड वर्ड्स है तो S2, A2, C4, L1, वेन1, 30, और अगर ब्लीडिंग वाला वर्ड्स है S2, A2, C5, L1, वेन1, 30, आप वहां पर ग्लोबल्स के रूप में ये दोनों अल्टरनेट करके चला दीजिए। स्लास भी एनल वर्ड्स के लेवल पर, एलोसोकेट्रिकिना के लेवल पर बहुत जबरदस्त काम करता है, मस्से को गायब कर देता है, और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को तोड़ने का गुण इसमें मौजूद है दोस्तों। यदि वेगस नर्व अफेक्टेड होती है तो यहां पर S11F1 को 1000 में देना, 3 डोज हर महीने देना नेसेसरी है। अगर आप देंगे, आपका पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट करेक्ट होना शुरू होगा, यहां से एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन होता हुआ जो हेडेक, इंसोम्निया डेवलप हुआ था, वो सबसाइड होना शुरू हो जाएगा, और मैक्सिमम पेशेंट्स वहां पर कवर होना शुरू हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, अलग अलग सिम्टम्स आपको नजर आते हैं, है ना। यहां पर कई ऐसे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं जिसमें इचिंग और पेन वाला बोलता है, पेशेंट आकर बोलता है नहीं साहब बहुत ज्यादा इचिंग हो रहा, बहुत ज्यादा पेन हो रहा, क्या करोगे आप, है ना। याद रखना दोस्तों, यहां पर पेशेंट बोल रहा है इचिंग भी हो रहा है विथ पेन, है ना, क्या करोगे, S1, A3, C1। याद रखना दोस्तों, ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन निकले होते हैं, A1, B, सेकंड, ठीक है, ये बहुत जबरदस्त काम करता है दोस्तों। S1, A3, C1, A1B को सेकंड डायल्यूशन में दे दीजिएगा, बहुत तेजी के साथ पेन बंद हो जाएगा, है ना। जो पेन और इचिंग होती है ये उसका खास फार्मूला है दोस्तों, है ना। बहुत इजी यहां पर आप इस पूरी प्रोटोकॉल से कवर कर सकते हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा यहां पर साइमल्टेनियसली फंक्शन हमको देखने को मिलता है कि सेंसरी नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो गया, है ना। अब सेंसरी नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो गया तब प्रोटोकॉल क्या बनाएंगे, है ना। याद रखना दोस्तों, S3, C3, ये जो S3, C3 होता है ना, यहां पर आप इसको A1 के साथ B के साथ जोड़ दो, 5th या 10th डायल्यूशन, है ना। ब्लीडिंग भी हो रही, पेन भी हो रहा, बर्निंग भी हो रहा, बहुत सारे इचिंग कंडीशन डेवलप हो रही है, हमें कवर नहीं हो पा रहा, हम 5th और 10th में S3 और C3, A1, B यहां पर 5th और 10th में चला देते हैं, पेशेंट बहुत अच्छा कवर हो जाता है दोस्तों। कई बार यहां पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, कई बार याद रखना दोस्तों,
कई बार ऐसी कंडीशंस होती है जहां पर वेनेरियल होता है, यानी हेरिडिटरी डिसीज के वजह से यहां पर प्रॉब्लम आती है दोस्तों। तो यहां पर थोड़ा सा प्रोटोकॉल में अप एंड डाउन करना पड़ता है एज फॉर A1 C5 L2 B। ठीक है, याद रखना दोस्तों, ये बहुत गजब का ट्रीटमेंट आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलता है और इसे भी आपको सेकेंड डायल्यूशन में देना है। अगर क्रॉनिक हुआ तो आप नेगेटिव में भी जा सकते हो, आपको कोई टेंशन नहीं है, वहां आप नेगेटिव में भी जा सकते हो। ठीक है, याद रखना दोस्तों, ये वो प्रोटोकॉल्स है जो ह्यूमराइड्स के लेवल पर मैंने पर्सनली प्रूवन किए हैं, उसके बाद हमारे ग्रुप के काफी सीनियर डॉक्टर्स ने इनको प्रूवन किया है, इसलिए क्लियरली अंडरस्टैंड के रूप में मैंने आपको बताया। आज पूरा ह्यूमराइड्स मैंने आपको डीप में बता दिया दोस्तों। जब आप इसके फीडबैक्स लेंगे तो आप जरूर मुझे बताइएगा, ताकि आप लोगों को आगे भी इस तरह की चीजें मिलती रहे दोस्तों। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है दोस्तों, जो हमारी टेबल प्रैक्टिस में हमारा जो मेन चीज होता है कि भाई एपोप्टोसिस क्या होता है ना। कई लोगों के मन में चलता रहा होगा कि एपोप्टोसिस क्या है। याद रखना दोस्तों, एपोप्टोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जैसे मान लो पाइल्स हुआ, तो पाइल्स के लेवल पर भी है ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती रहती है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है दोस्तों। वो क्या देखने को मिलती है कि एपोप्टोसिस सेल की एक नेचुरल है ना प्राकृतिक तौर पे प्रोग्राम डेथ होती है। यानी ये प्रोग्रामिंग आपकी बॉडी में पहले से तय किया गया है ना। यानी ये टिपिकली आपके न्यूक्लियस के या आपके जेनेटिक कंट्रोल में होती है ना। आपके जेनेटिक कंट्रोल के अंदर होती है कि ये सेल की उम्र खत्म हो गई, अब इसको जाने दो, है ना। वास्तव में जिस प्रकार से आप पर्टिकुलर जो पौधे होते हैं उस पौधे से देखते हो पतझड़ में पत्तियां गिर जाती है ना, किसी ने तोड़ा तो नहीं ना, है ना। उसी प्रकार से एपोप्टोसिस को भी रिफर किया जाता है दोस्तों। जिस प्रकार पतझड़ में पत्तियां गिर रही है बिना किसी कारण के, उसकी उम्र हो गई, सूख गई वो, है ना। उसी प्रकार से यहां पर भी आपके बॉडी में इसी प्रकार का रेफरेंस आपको मिलता है। यानी एपोप्टोसिस को सेल सुसाइड के रूप में रिफर किया जाता है कि सेल स्वयं सुसाइड कर लेती है। क्यों? क्योंकि सेल एक इंट्रासेलुलर डेथ प्रोग्राम को एक्टिव कर देती है और अपने आप को एक कंट्रोल वे में किल कर लेती है। ठीक है, यहां पर अपने आप को जब कंट्रोल वे में किल करती है तो उसके अंदर के जितने ऑर्गन्स जो एनिमल वर्क करते हैं, जो बहुत अच्छे अगले लेवल पर भी काम कर सकते हैं, वो इतना डैमेज नहीं है। उनका उपयोग, उनके जेनेटिक मटेरियल का उपयोग हमें सेल के रूप में वहां पर बनाने के रूप में कर सकते हैं, तो उनका वहां पर रीयूज हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार की जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है एक नॉर्मल फिनोमिना होता है आपकी बॉडी में, है ना। एक नॉर्मल वे में होता रहता है, ये बहुत आवश्यक होता है दोस्तों बॉडी के नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए, है ना। आपकी बॉडी जब नॉर्मली डेवलप हो रही तो उसके लिए बहुत नेसेसरी है। याद रखना, नेक्रोसिस के विपरीत, नेक्रोसिस में क्या होगा और एपोप्टोसिस में क्या होगा। नेक्रोसिस के विपरीत एपोप्टोसिस सामान्यतः नेबरिंग टिश्यू में कोई भी इंफ्लामेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं करता। यानी ये सेल है, ये मर रही है, ये पास की सेल है, ये जिंदा है अभी, तो ये जो सेल है इसको नहीं कहेंगे ठीक है यार अलविदा, अब आप तुम संभालो, मैं जा रही हूं, ये चली गई, है ना। ये सेल जिंदा है, लेकिन जब नेक्रोसिस होगा तो ये सेल भी इसके कारण अफेक्टेड हो जाएगी, क्योंकि इसके मरने के कारण जो केमिकल रिलीज हुआ है वो यहां पर डैमेज क्रिएट करता है। लेकिन एपोप्टोसिस में ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होती है, एक नेचुरल प्रोसेस होती है और नेचुरल प्रोग्राम सेल डेथ, सुसाइड डेथ होती है, जिसमें किसी भी दूसरे नेबरिंग सेल्स को किसी भी प्रकार से वहां पर इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। यानी मैं जा रही हूं तो ऐसा नहीं है कि तू, मैं गई तो मैं तेरे को भी लेकर जाऊं, तेरे को भी लेकर डूबूं, ऐसा काम नहीं होता यहाँ पर। ये एक प्रोग्राम डेथ होती है ना। इसीलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आपको नजर नहीं आता। लेकिन एपोप्टोसिस के फंक्शनल सिग्निफिकेंस की बात की जाती है, यानी एपोप्टोसिस का एक पर्पस होता है दोस्तों, है ना। अब पर्पस क्या होता है भाई? एपोप्टोसिस तो सेल की डेथ हो रही है, तो फिर पर्पस क्या है? याद रखना दोस्तों, अनवांटेड सेल को रिमूव करना, जिसमें नेबरिंग सेल्स को बिना किसी स्टेज या डैमेज किए हुए, यानी पास की सेल को किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं दिया आपने, कोई भी किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं किया आपने, है ना, उसके ये पूरी प्रोसेस होती है। इसलिए याद रखना दोस्तों, ये सेल्यूलर हेमोस्टेसिस में बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। आपके सेल्स के लेवल पर जो होम्योस्टेसिस बन रहा है ना, जिसके कारण नेचुरल जो क्रोमोसोम इनका सिस्टम होता है, जिसके अकॉर्डिंग ये काम करती है, वो नेचुरली होता रहता है दोस्तों, है ना। ह्यूमन बर्थ में लगभग 10 मिलियन सेल्स प्रोड्यूस होती है दोस्तों। याद रखना,
ह्यूमन बर्थ में लगभग 10 मिलियन सेल्स प्रोड्यूस होती है प्रतिदिन, है ना। और ये प्रतिदिन 10 मिलियन सेल्स प्रोड्यूस होती है तो माइटोसिस के द्वारा होती है ना, माइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा होती है। उसी के बराबर सेल एपोप्टोसिस के प्रोसेस से डाई भी होती है। यानी 10 मिलियन सेल्स रोज नहीं बन रही है, रोज 10 मिलियन सेल्स डेड हो रही है। ये प्रूवन है, साइंटिफिक प्रूवन है दोस्तों, है ना। ये सेलुलर होम्योस्टेसिस में मदद करता है। सेल के अंदर जो आपकी हेल्दी स्टेटस मेंटेन होता है, जिससे हेल्थ और रिपेयर मेंटेन होती है, जिससे आपके बॉडी की ग्रोथ होती है, ये होम्योस्टेसिस के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। हम केवल इस लेवल पर जाकर, इस लेवल को न्यूट्रिशन देकर हम हेल्दी ग्रोथ करा देते हैं दोस्तों, है ना। इसीलिए मैंने आपको एक उदाहरण बताया था सविता मैम का, जिन्हें आईफोन मिला था गिफ्ट में, है ना, वो इसी लेवल पर था दोस्तों। याद रखना, बहुत सारी वायरस और टॉक्सिन्स के द्वारा डैमेज सेल्स के रिपेयर होने के बाद डैमेज सेल्स का रिमूवल बहुत यूजफुल होता है दोस्तों, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए डेवलपमेंट और एडल्ट स्टेज के दौरान दोस्तों एक इसेंशियल इवेंट डेवलप होता है ना। एक बहुत ही इसेंशियल इवेंट यहां पर डेवलप हो रहा होता है। यही कारण है, जब नेचुरल ये प्रोसेसेस होती है तो आपको बहुत अच्छी चीजें यहां पर समझने को मिलती है दोस्तों, कि ये जो प्रोसेसेस है किस रूप में आपके लेवल पर परफॉर्म हो रही है ना। याद रखना, इसीलिए जब आप बचपन से बड़े होते हो तो ऐसा तो नहीं है कि बॉडी में गड़बड़ नहीं होती है, बॉडी में बहुत जगह गड़बड़ होती है ना। तो वो सेल डेथ की तरफ चली जाती है और नई सेल का फॉर्मेशन होता है। यही एपोप्टोसिस उस होम्योस्टेसिस को बैलेंस करता है दोस्तों, है ना। यही वायरल इन्फेक्शन के द्वारा डैमेज सेल के रिपेयर होने के बाद डैमेज सेल्स का रिमूवल बहुत जरूरी होता है। अगर रिमूवल नहीं किया गया तो आपकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स उसके कारण डैमेज हो जाएगी, बिकॉज वहां पर ये वायरस ने उस आरएनए के जो हेलिक्स होता है उसको कॉपी कर लिया गया है ना, जो डीएनए है उसको अपने कंट्रोल में ले लिया गया। अगर उसको रिमूव नहीं किया गया तो मान लीजिएगा वो सेल आपके बॉडी में दूसरे सेल को भी अफेक्ट कर देगी, है ना। इसीलिए उनको रिमूव किया जाता है, जिसमें वायरस आ गया तो वहां पर डेथ होती है। यही कारण है, अभी कोरोना पे देखो आप, एक बार कोई वायरस घुसा तो ये वायरस बहुत तेजी से ग्रोथ करता था, इसलिए मल्टीपल सेल्स का डैमेज होता था। और मल्टीपल सेल्स को डैमेज करने के लिए अभी 10 मिलियन से ज्यादा एपोप्टोसिस के प्रोसेस रोज हो नहीं सकती, अब यहां तो मल्टीपल सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स की डेथ हुई, है ना। यही कारण था कि बहुत डेंजरस कंडीशन में ये डिसीज आपके बॉडी को डैमेज कर गई दोस्तों, ठीक है। इसीलिए आपकी बॉडी में मैं बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकता हूं, है ना, और आप लोगों को भी पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वहां एपोप्टोसिस हो रहा है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल बताता हूं दोस्तों। एक बच्चा जब पैदा होता है ना, पैदा होने के बाद आप देखते हो जिस प्रकार से यहां पर उसको छोटे छोटे लेयर होती है ना, पतली पतली लेयर होती है। जैसे आपने उसमें देखा होगा, पर्टिकुलर बहुत सारे जानवरों में फेदर नजर आता है, इनके बीच में लेयर नजर आती, स्किन नजर आती है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के दौरान दोस्तों बड़ी मात्रा में नर्व प्रोड्यूस होती है। यानी एक बच्चा जब पैदा होता है, सीएनएस के लेवल पर बहुत सारी नर्व वहां पर पैदा होती है ना। याद रखना, किंतु 50% न्यूरॉन्स के बीच बनने वाली सिनेप्सिस के दौरान रिमूव कर दिए जाते हैं, है ना। जब बच्चा पैदा होता है ना, बेहतरीन नर्वस सिस्टम डेवलप होता है वहां पे, बहुत ही ज्यादा। लेकिन उनमें से 50% जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन के बीच में जो सिनेप्सिस होती है, उन सिनेप्सिस के दौरान उनको रिमूव कर दिया जाता है ना, इसी एपोप्टोसिस के प्रोसेस के माध्यम से, ठीक है। इसलिए आपको ये बहुत बेटर अंडरस्टैंड होता है। एपोप्टोसिस फीटस में डेवलपमेंट स्टेज के दौरान आप देखो, फिंगर के लेवल पर, आपके टोस के बीच के लेवल पर तंतु यानी वेब्स निकल आते हैं, है ना। उस टिश्यू के रिमूवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहां से जो टिश्यू ओल्ड हो जाते हैं उनको वो रिमूव कर दिया जाता है, और जब बच्चा पैदा होता है तो वहां पर वो जो वेब्स होती है वो निकल जाती है, वो समाप्त हो जाती है ना। कई बार ऐसे ही बच्चे जन्म लेते हैं, जब वहां पर एपोप्टोसिस की प्रोसेस प्रॉपरली नहीं हो पाती, वो ऐसे कैसे वेब्स लेकर पैदा हो जाते हैं, है ना। याद रखना दोस्तों, फीटस में जो सेक्स डिफरेंशिएशन होता है, उस दौरान डक्ट सिस्टम का रीजनरेशन और डिसअपीयरेंस के लिए बहुत आवश्यक होता है ना। 61, 62 और 63 डे के लगभग, यानी 1.5 मंथ के बाद में दोस्तों, याद रखना, पर्टिकुलरली मुलेरियन डक्ट और वुल्फियन डक्ट, दो ऐसी डक्ट होती है जो मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट करती है
है ना। यदि मुलेरियन डक्ट होती है तो क्या बनेगा, वुल्फियन डक्ट होती है वहां डिजेनरेट होती है तो क्या बनेगा, लड़का किसमें लड़की किसमें, ये इसी पे वहां पर डिपेंड करता है। तो मुलेरियन डक्ट अगर कंटिन्यू है तो क्या बन रहा है, ये अलग मैटर है, मैं आपको बताऊंगा जब गायनेकोलॉजी पढ़ाऊंगा, है ना। याद रखना यहां पर ये जो डक्ट है वुल्फियन डक्ट और मुलेरियन डक्ट, जब ये यहां पर डिजेनरेट होती है तो ये इसी एपोप्टोसिस के प्रोसेस से होती है दोस्तों। एक रह जाएगी दूसरी डिजेनरेट कर जाएगी, ठीक है। जो सेल नेबरिंग सेल के साथ कांटेक्ट को लॉस कर देती है, यानी एक सेल है दूसरी सेल है, इनके बीच में आगे का टॉपिक है सेल एडिशन, जंक्शन ऑफ सेल्स, है ना। आपको याद, मैं ऐसा परफेक्ट कर दूंगा कि एक एमबीबीएस डॉक्टर भी आपके सामने अगर खड़ा होता है तो वो भी सोचेगा यार इसको किसने पढ़ा दिया ये चीज, है ना। याद रखना जो सेल नेबरिंग सेल्स के साथ कांटेक्ट को लॉस कर देती है दोस्तों, या उसकी जो इपिथेलियल सेल्स होती है उसकी जो बेसल लेमिना होता है दोस्तों, वो एपोप्टोसिस के द्वारा डाई हो चुका होता है ना, तब ऐसी प्रोसेस होती है। अर्थात वहां पर उसका काम नहीं दिखा, बॉडी ने कहा साहब इसका कोई काम नहीं है, इसको देख लो जगह घेर रहा है, बॉडी ने उसको नेक्रोस कर दिया, सॉरी एपोप्टोस कर दिया, उसको वहां से खत्म कर दिया, है ना। तो याद रखना आप इंटेस्टाइनल ग्लैंड में देखते हो, आपके इंटेस्टाइन के लेवल पर, ल्यूमन में आप देखो वहां पर शेडिंग होती है ना। शेड प्रदान करने वाली जितनी भी ओल्ड इंट्रोसाइट्स होती है उसके डेथ के लिए बहुत एसेंशियल होता है एपोप्टोसिस। क्यों, क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कि रोजाना नहीं खाते हो, 2-4 दिन छोड़ के खाते हो, आप तो बार बार खाते हो, दिन में 10 बार खाते हो, यानी इंटेस्टाइन ग्लैंड में लगातार वर्क होता है, लगातार वर्क हो रहा है। तो भाई टायर लगातार घिसोगे तो क्या आप बरसात में चिकने टायर पे गाड़ी चलाओगे, है ना, नहीं ना। तो वहां पर आप टायर बदल लेते हो। तो ऐसे इंटेस्टाइनल ग्लैंड में भी ग्लैंडुलर सिस्टम के लेवल पर आपके ल्यूमन में शेडिंग होती है, रफनेस होती है, और वो रफनेस यहां पर इन्हीं एपोप्टोसिस के प्रोसेस के कारण जिंदा होती है, इसेंशियल होता है एपोप्टोसिस, है ना। यही कारण है जब आप यहां पर इंडोमेट्रियम की इनर लेयर देखते हो, भाई हर मंथ में मेंसेस आता है ना महिलाओं को, है ना, साइक्लिक शोइंग होती है ना। आप देखो साइक्लिक स्लगिंग होती है वहां पर, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों, जिसके परिणाम स्वरूप आप मेंस्ट्रुएशन देखते हो। अर्थात लगातार हर महीने की उस पर्टिकुलर तारीख में जब उसको मेंस्ट्रुएट होना है उसके 2-3 दिन पहले से वहां पर शेडिंग वहां पर रिमूव होना शुरू होता है ना। और वहां पर उसकी शेडिंग पूरी निकलती है, नहीं बनती है, दैट इज कॉल्ड एपोप्टोसिस, ठीक है। एपोप्टोसिस ऑटो एग्रेसिव टी सेल्स को रिमूव कर देती है, यानी आपके शरीर में कोई टी सेल्स आपके सेल्स को डैमेज कर रही है दोस्तों, और ये ऑटो इम्यून डिसीज को प्रिवेंट करने का गुण है। तो इसीलिए मैं कहता हूं S5A3 यहां पर काम करता है, बिकॉज एपोप्टोसिस जो है ये अगर आपने बढ़ा दिया तो ऑटो एग्रेसिव जो टी सेल्स होती है उसको आप रिमूव कर दोगे। ये टी सेल्स आपको नुकसान पहुंचा रही है, आपको उसको पता है कि मैं ये अच्छी सेल है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि नहीं यार मैं इसको, अगर ये कभी भी बुरी हो सकती है, तो वो क्या करती है उस टी सेल के माध्यम से उसको रिमूव कर देती है ना। ये ऑटो इम्यून डिसीज को प्रिवेंट करने का गुण है। अगर ये गुण आपके बॉडी में खत्म हो गया तो एलर्जीज हो जाएगी, आपको देख लो आप, है ना, आपको हेरिडिटी डिसीज हो जाएगी, फिर आप ऑटो इम्यून डिसीज के लेवल पर लगे रहो, है ना। यानी एपोप्टोसिस के प्रोसेस अगर आपके बॉडी में पर्याप्त रूप से नहीं चलती है ना, आप मेंटली बहुत इरिटेट हो, एंजाइटी डिप्रेशन में चले गए हो, आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस इसी को ठीक करने में लग गई, एपोप्टोसिस को ध्यान दिया ही नहीं, है ना, नेक्रोसिस आपको डेवलप हो गया, एपोप्टोसिस पे ध्यान दोगे तब ये सारी प्रोसेस नॉर्मलाइज हो जाएगी, ऑटो इम्यून सिस्टम आपका रिमूव हो जाएगा, है ना। ये चीजें हमें कोई बताता ही नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा, है ना। आज अगर पता लगा है तो ये चीजें माइन्यूट पॉइंट की स्टडी के बाद में हम लोगों को लगा है ना, हम इस प्रकार से सोच पा रहे हैं, और सोच पा रहे तभी तो आप देखो हमारे ग्रुप में कई नए नए नौजवान आज जुड़े हैं जो आज मार्वलेस रिजल्ट ले रहे हैं, है ना। यही कारण है दोस्तों, आपको केवल एपोप्टोसिस का एक्टिवेशन सीखना है। एपोप्टोसिस आप समझ गए कि क्या होता है, क्यों जरूरी होता है, आप ये भी समझ गए, लेकिन आप एक्टिवेशन ऑफ एपोप्टोसिस कैसे देखते हो, है ना। आपकी बॉडी में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। मान लो आपको कोई इंजरी हो गई, कोई चोट लग गई, क्या करोगे दोस्तों। एपोप्टोसिस या तो पैसिव सिग्नल होते हैं दोस्तों, सर्वाइवल फैक्टर का याद रखना दोस्तों, ये पैसिव सिग्नल के विड्रॉवल या नेगेटिव सिग्नल के अराइवल के द्वारा एक्टिवेटेड होता है। यदि कोई पैसिव सिग्नल वहां पर हमने ले लिया वापस, है ना, और यहां पर नेगेटिव सिग्नल वहां पर शुरू हो गया, और नेगेटिव सिग्नल आ गया तो आपके ब्रेन को लग गया कि यार कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, आपको खुद को लग जाता है यार ये
कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है यार, मुझे कहीं ना कहीं कोई नेगेटिवली साइन मुझे नजर आ रहा है, ये यहाँ पर एक्टिवेटेड हो रहा है, आप तुरंत कह दोगे कि हाँ यार देयर में बी समथिंग गोइंग रॉन्ग, है ना। इसीलिए जब आप इस प्रकार से देखोगे कि भाई पॉजिटिव सिग्नल का विड्रॉल क्या होता है ना, याद रखना पॉजिटिव सिग्नल वो सिग्नल होते हैं दोस्तों जो ज्यादातर सेल्स के लॉन्ग टाइम सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होते हैं, कि ये सेल एनिमल वर्कर है, लगातार काम करती है, हमारी बॉडी के लिए काम कर रही है, जिसके कारण हम जिंदा हैं, वो लगातार काम करती है दोस्तों, है ना। इसीलिए यह पॉजिटिव सिग्नल क्रिएट करती है ना। अन्य सेल के द्वारा कंटिन्यूस प्रोड्यूस या कुछ केमिकल स्टिमुलेंट के पॉजिटिव सिग्नल प्रोड्यूस करने का गुण होता है ना, वो लगातार आपको पॉजिटिव सिग्नल देते हैं, हाँ ठीक है बहुत बढ़िया चल रहा है, चलने दो, आप ग्रोथ करते चले जाते हो दोस्तों, है ना। याद रखना, एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, आप जब टेबल प्रैक्टिस में आगे देखोगे ना इन्फ्लामेशन, आपको ये चीज समझ में आएगी। बेस्ट केमिकल स्टिमुलेंट होते हैं दोस्तों, वो होता है न्यूरॉन से रिलेटेड न्यूरॉन ग्रोथ फैक्टर। एफ्रेंट और इफ्रेंट नर्व का मैसेज आपको कैसे पहुंचता है कि आपकी बॉडी में इस पर्टिकुलर जगह पे ये प्रॉब्लम है, ब्रेन को पता लग गई, 1/1000 सेकंड में वहां पता लग गया, ब्रेन ने वहां से सिग्नल उसका एफ्रेंट से गया, इफ्रेंट से सिग्नल डाल दिया कि हाँ मुझे पता लग गया, मैं काम करवा रहा हूं, ठीक है। तो नर्व ग्रोथ फैक्टर, और दूसरा होता है इंटरल्यूकिन 2, है ना। लिम्फोसाइट जैसे सेल के लिए, अब लिम्फोसाइट सेल्स को स्टिमुलेट करना है तो इंटरल्यूकिन 2 को स्टिमुलेट करना पड़ेगा, है ना। ये जो दो केमिकल फैक्टर्स होते हैं जो पॉजिटिव विथड्रॉवल के फैक्टर होते हैं दोस्तों, ये लिम्फोसाइट को लगातार एक्टिवेट करते हैं, और लिम्फोसाइट आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ को, डिफेंस मैकेनिज्म को प्रोड्यूस करती रहती है दोस्तों। इसीलिए पॉजिटिव सिग्नल का एब्सेंस हो जाना या विथड्रॉवल होना एपोप्टोसिस को एक्टिवेट करता है दोस्तों। ये एपोप्टोसिस को एक्टिवेट कर देगा दोस्तों। ये कब होगा, है ना, आपको याद रखना है दोस्तों, जब किसी भी प्रकार से इन्फ्लामेशन होता है या आपकी बॉडी में इंजुरीज होती है, उस दौरान पॉजिटिव साइंस का एब्सेंस हो जाता है, विड्रॉल हो जाता है। पॉजिटिव साइंस वो होता है जब आप बिल्कुल हेल्दी स्टेट में होते हो, जब आप अनहेल्दी स्टेट में होते हो तो इसका एब्सेंस होता है, क्योंकि वहां पर उसको लग रहा कि बहुत सारी सेल डेथ हो रही है, एपोप्टोसिस के प्रोसेस को एक्टिवेट करना पड़ेगा, ये एपोप्टोसिस के प्रोसेस को एक्टिवेट कर देता है ना। लेकिन आपकी बॉडी में यदि आपको मैसेज मिल रहा है कि भाई नेगेटिव सिग्नल का अराइवल हो रहा है, आप कैसे मानोगे, एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलाई, बाहर से या अंदर से आपकी बॉडी में कोई स्टिमुलाई आया, है ना, वो स्टिमुलाई अगर डेवलप हो रहा है दोस्तों, वो जो सिग्नल होते हैं जो एपोप्टोसिस के प्रारंभ करते हैं, इनिशिएट करते हैं। अब एक्सटर्नल स्टिमुलाई, अगर आप स्टिमुलेट देख रहे हो तो जो मॉलिक्यूल्स है ना, जो डेथ रिसेप्टर्स है, लिगेंड्स के द्वारा अप्लाइड होता है, यानी वहां पर बहुत सारा वर्क हो रहा था, वहां पर्टिकुलर बहुत सारी सेल की डेथ हो गई, है ना। ये इंटरनल स्टिमुलाई सेल के अंदर से अराइज होता है, सेल के अंदर से न्यूक्लियस बताता है एमआरएनए, आरएनए, टीआरएनए के माध्यम से कि देखो वहां जाकर देखो बहुत सारा डैमेज हो रहा है, तो प्रोटीन सिंथेसिस कराओ ताकि वहां पर लेयर का डेवलपमेंट हो, स्ट्रेंथ बने और वहां पर सेल्स का लेवल डेवलप हो जाए। इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे लिगेंड चैनल काम करते हैं, है ना। ये डेथ रिसेप्टर लिगेंड्स, याद रखना दोस्तों, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो स्पेसिफिक सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, जो वहां पर सेल इन्वॉल्व है, और वो सेल एक स्पेसिफिक सेल है, विशेष प्रकार के सेल है, आपके बॉडी में हर जगह स्पेशल सेल है दोस्तों, वो स्पेसिफिक सेल के रिसेप्टर के साथ कनेक्ट होता है, बाइंड होता है, और यही रिसेप्टर एपोप्टोसिस को प्रारंभ करते हैं दोस्तों, है ना। ये कॉमनली वहां पर दोस्तों डेथ रिसेप्टर लिगेंड्स के नाम से जाने जाते हैं। ये डेथ रिसेप्टर लिगेंड टिपिकली 3 प्रकार का होता है ना। मैंने आपको ये चीज लास्ट लेक्चर में लास्ट में बताई थी, याद होगा आपको, अभी निकल कर आ रहा है सब, ट्यूमर नेक्रोसिंग फैक्टर, है ना, टीएनएफ अल्फा के नाम से जानते हो आप दोस्तों, है ना। ये एक साइटोकाइन होता है दोस्तों जो बहुत सारी सेल से सिक्रीट होता है, आपके बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं जिनसे ये सिक्रीट होता है ना। जैसे आप टी लिम्फोसाइट देख लो, आपके नेचुरल किलर सेल देख लो, ये बहुत ब्रिलियंट सेल्स है जो आपके लिए लगी हुई है 24 घंटे, ये आपके लिए काम करती है ना। लेकिन कई बार आपको ये समझ में नहीं आता कि भाई लिगेंड क्या है ना। लिगेंड एक सब्सटेंस है दोस्तों, एक सेंट्रल एटम के चारों तरफ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसको हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये पूरी बॉडी में कोऑर्डिनेट बना के काम करता है। मैंने इसीलिए आपको स्टार्टिंग में भी कहा कि आपकी बॉडी में पूरा कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है, सारे सिस्टम, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, सेंट्रल नर्वस, एक्सक्रीटिव, सब एक दूसरे से जुड़े हुए, कनेक्ट है, ये लिगेंड के बेसिस पे कनेक्ट होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर FASL होता है, यानी फास्ट लिगेंड होता है। ये आपको समझने की जरूरत है भाई कि ये काम क्या कर रहा है,
और इसी के बिहाफ पर हम बड़े बड़े काम करवा सकते हैं दोस्तों, है ना। फर्स्ट एपोप्टोटिक सिग्नल जो होता है ये लिगामेंट इसी से आता है, एफएसएल से, है ना। एक ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन होता है दोस्तों जो कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर सुपर फैमिली को बिलोंग करता है, इसी फैमिली का मेंबर होता है ना। इसे हम एपो1एल कहते हैं। ये बहुत डीप में जाने पे पता लगता है। जब एपो1एल जो होता है 1L होता है दोस्तों, ये एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स पर पाया जाता है और वहां से रिलीज होता है, तभी हम समझ जाते हैं कि भाई दे आर गोइंग टू एपोप्टोसिस। यहां पर कोई ना कोई ऐसी प्रोसेस हुई है जिसके कारण ये लिगेंड फास्ट लिगेंड के माध्यम से एपोप्टोसिस को जनरेट कर रहा है। तीसरा होता है ट्रेल लिगेंड, टीएनएफ रिलेटेड एपोप्टोसिस, इसको इंक्लूडिंग वहां पर इंड्यूसिंग लिगेंड के नाम से जाना जाता है। ट्रेन लिगेंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होता है दोस्तों, इसी लिगेंड फैमिली को बिलोंग करता है। जब नॉर्मल टिश्यू के सेल्स में बहुत प्रकार के सेल्स के द्वारा ये सिक्रेटेड होता है दोस्तों, तो इसे हम एपो2एल भी कहते हैं, है ना। याद रखना दोस्तों, ये डेथ रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर होते हैं दोस्तों, जो कि डेथ रिसेप्टर लिगेंड को रिसीव करते हैं, यानी कहीं कोई भी सेल है उसमें ये रिसेप्टर मौजूद होता है, तो डेथ लिगेंड रिसेप्टर जब आता है ये उसको कनेक्ट करता है ना। टीएनएफ रिसेप्टर 1, फास्ट रिसेप्टर, टीएनएफ रिलेटेड एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग लिगेंड जिसे हमने यहां पर कहा है, ये DR4 और DR5 के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये एक कोडिंग है जो न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई है और ये बहुत डीप है, इसको मैं नहीं बता रहा, लेकिन आपको ये नहीं बताऊंगा, नाम तो भविष्य में कहीं आप पढ़ेंगे तो फिर मुझसे पूछेंगे। इसको नाम दिया जाता है रिसेप्टर को दोस्तों DR4 एंड DR5, ठीक है। अब ये सब हमने समझ लिया कि एपोप्टोसिस क्यों जरूरी है, क्या है, ठीक है। कैसे कराना, एपोप्टोसिस का प्रारंभ कैसे होता है ना। एपोप्टोसिस का प्रारंभ दो पाथवे से होता है, दो तरीके होते हैं, एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे। आप किस रूप में देखना चाहते हो, है ना। इंट्रिंसिक पाथवे में सिग्नल सेल के भीतर से अराइज होता है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, है ना। एक्सट्रिंसिक पाथवे में सिग्नल एपोप्टोसिस के लिए सेल के बाहर से रिसीव होता है, आप ये जनरेट करा सकते हो, है ना। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों पाथवे में एक एग्जीक्यूशन प्रोसेस होती है जिसके द्वारा सेल डेथ होती है। एग्जीक्यूट कराते हो आप कि भाई जल्दी से सेल डेथ करा दो, है ना। एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अभी जब इनके एग्जाम्पल बताऊंगा तो आप अरे यार ये तो मेरे पास बहुत सारे केस आए, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, आप यही सोचोगे दोस्तों। कैसे? यदि एपोप्टोसिस का एक्सटेंसिव प्रोसेस सिग्नल मूवमेंट डेथ लिगेंड सिग्नल मॉलिक्यूल्स के माध्यम से टारगेट सेल्स के जो डेथ रिसेप्टर होते हैं उसको जाकर कनेक्ट होते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं और उसी के द्वारा इनिशिएट होता है दोस्तों, है ना। डेथ रिसेप्टर जब देखोगे दोस्तों तो उसका एक एक्स्ट्रा सेल्युलर डोमेन होता है और एक इंट्रा सेल्युलर डोमेन होता है। यानी आप कोई मेहमान आपके घर में आया तो क्या सीधे अपने बेडरूम में ले जाओगे, है ना, ऐसा नहीं करते हो ना। आप उसको कहो भाई गेस्ट रूम में बैठ, लेकिन बहुत ही क्लोज है तो वो सीधे आपके अंदर पहुंच जाता है ना। याद रखना उसी प्रकार से ये एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन और इंट्रा सेलुलर डोमेन काम करता है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन के बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इन लिगेंड्स के साथ में इंटरेक्शन करता है, अर्थात वहां पर एक दूसरे के लेवल को बैलेंस करने का गुण रखता है दोस्तों। ये सारी चीजें यहां पर आपको टेबल प्रैक्टिस में नजर आती है और यही कारण है आपकी टेबल प्रैक्टिस यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लिगेंड रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा ये डेथ डोमेन बहुत सारे प्रोटीन के रिसेप्टर की तरह रिक्रूटमेंट को अलाउड करता है, यानी आप अलाउ कर रहे हो कि हाँ चलो यार बेडरूम में ही आ जाओ, है ना, अलाउ कर रहे हो दोस्तों। और एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है, जिसको डिस्क या डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं हम दोस्तों। यानी एक बॉन्डिंग करता है, क्लोज बॉन्डिंग करता है दोस्तों। अब जब ये कंपेस डिस्क की तरफ रिक्रूट करता है दोस्तों तो वो डिस्क एक्टिवेट हो जाती है और इसी के परिणाम स्वरूप एग्जीक्यूशन प्रोसेस होती है, यानी हमारा रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है। ऐसे यहां पर डेथ की जो प्रोसेस एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस है वो यहां पर स्ट्रांग हो रहा है और वो कहता है हाँ ठीक है ये बहुत जरूरी है, ये सेल बहुत नुकसान कर रही है, इसकी अब डेथ होने वाली है, इसको जल्दी से समाप्त करो, नई सेल को यहां पर जगह दो, है ना। वो चीज यहां पर परफॉर्म की जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से जब सेल के अंदर होता है तो सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। एपोप्टोसिस का इंट्रिंसिक पाथवे आप देखते हो दोस्तों तो याद रखना इंट्रिंसिक पाथवे को एपोप्टोसिस भी कहा जाता है। ये मेन एपोप्टोसिस होता है जो आपके सेल के इंटरनल स्टिमुलाई के द्वारा इनिशिएट हुआ है दोस्तों,
है ना, वो कैसे हो रहा है ना, बहुत सारी कंडीशन होती है दोस्तों। जब सेल्यूलर स्ट्रेस आता है ना, सेल के अंदर स्ट्रेस आ गया, इंट्रासेल्युलर ऑक्सीडेंट के कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज होना, यहां पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया, आपकी बॉडी में सेल के अंदर वायरल इंफेक्शन होना, और उसी के परिणाम स्वरूप किसी भी कंडीशन में डीएनए का डैमेज होना, ये सारा का सारा एपोप्टोसिस के प्रोसेस को इंट्रिंसिक पाथवे की तरफ लेकर जाता है ना। ये आपको और मुझे पता लग गया, है ना। याद रखना, इंटरनल स्टिमुलाई जितने भी होंगे, ये प्रोपायोटिक जितने भी BCL2 यानी BCL2 फैमिली प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं दोस्तों, है ना। जो इनएक्टिव, जितने भी इनएक्टिव एंटी आपके एपोप्टोटिक BCL2 प्रोटीन होते हैं, उसमें ये टर्न हो जाता है दोस्तों। और ये जो प्रो एपोप्टोटिक आपके एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन के बीच में इंटरल्यूकिन होता है, या ये कह सकते हैं इंटरेक्शन होता है दोस्तों, इसके कारण माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को यहां पर डिसमोबिलाइजेशन किया जाता है या डिसस्टेबलाइजेशन किया जाता है दोस्तों, और एपोप्टोटिक फैक्टर को रिलीज करता है, जो कि इस पूरी प्रोसेस को वहां पर एग्जीक्यूट करता है, जिसके कारण इंट्रिंसिक एपोप्टोसिस की प्रोसेस होती है। ये जो बी सेल लिम्फोमा 2, याद रखना, आपके बॉडी में जब लिम्फोमा होता है ना, BCL2 के माध्यम से होता है, ये वही फैमिली प्रोटीन सेल्स डेथ रेगुलेट होती है दोस्तों, जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास लोकेटेड होता है, और इसीलिए लिम्फोमा का लेवल 2 के लेवल पर यहां पर जनरेट करता है। इसीलिए जब हम टेबल प्रैक्टिस में इन छोटी छोटी चीजों को समझते हैं, तो हम देखते हैं कि एपोप्टोसिस के प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कैसे हुआ, ये इंट्रिंसिक डेवलप हुआ, ये एक्सट्रिंसिक डेवलप हुआ, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी बहुत दोनों तरह से। यदि आप एक्सट्रिंसिक लेवल पर जा रहे हो या इंट्रिंसिक लेवल पर जा रहे हो, दोनों लेवल पर आपको कॉमन एग्जीक्यूशन प्रोसेस के रूप में एंड होते हुए नजर आती है दोस्तों, यानी दोनों आखिरी में कॉमन हो जाती है और फिर एक साथ कंप्लीट होती है। इस प्रोसेस के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, याद रख लेना, आपको हमेशा याद रखना है, जब भी सेल की डेथ होगी, उस डेथ को कंप्लीट कराना और वहां के जो मेन ऑर्गेनेल्स उनको बचाने के लिए एनर्जी देना, माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इस पूरी प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल एपोप्टोसिस में पैदा करता है। वो कैसे, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल है ना। याद रखना दोस्तों, जब भी एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई यहां पर पर्टिकुलरली जो प्रोटियोसिस होते हैं, है ना, जिसे आप कैप्सिसिस कहते हैं दोस्तों, उनके एक्टिवेशन के द्वारा एपोप्टोसिस यहां पर इनिशिएट होता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों। तो यहां पर हो क्या रहा है, एपोप्टोसिस के दौरान सेल में कुछ कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की सीक्वेंसेस नजर आती है, बहुत चेंजेस होते हैं दोस्तों, है ना। ये एक्टिवेटेड कैप्सिस साइटोस्केलेटल के प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू करता है। आपने देखा था बहुत सारे माइक्रो और मैक्रो साइटोस्केलेटल होता है ना, ये उनको डाइजेस्ट करता है, और शेल वहां पर श्रिंक हो जाती है और राउंड हो जाती है ना, सिकुड़ जाएगी और गोलाकार हो जाएगी दोस्तों। श्रिंकेज के कारण क्या होगा, सेल अपनी नेबरिंग सेल्स के सराउंडिंग मैट्रिक्स के साथ जो कांटेक्ट होती है उसको खो देगी, यानी एक सेल इतनी बड़ी है, उसके पास वाली सेल इतनी बड़ी हो गई, तो इन दोनों का जो क्लोज कांटेक्ट था वो चला गया दोस्तों, ठीक है। न्यूक्लियस में स्थित जो क्रोमेटिन है वो डिग्रेडेशन होना शुरू होगा, यानी कंडेंसेशन के अंदर चला जाएगा, यानी एक जगह इकट्ठा होकर गाढ़ा हो जाएगा दोस्तों, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहां पर डिसकंटिन्यू हो जाती है, यानी वो टूट जाएगी, रफ हो जाएगी, और न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए आता है वो टूटना शुरू करता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बंटना शुरू कर जाता है दोस्तों। डीएनए के डिग्रेडेशन के बाद यहां पर न्यूक्लियस कई छोटी छोटी डिस्क्रीट न्यूरोमल यूनिट्स में बढ़ जाता है ना, जिसको आप क्रोमेटिन बॉडीज के रूप में जानते हो, है ना। ये क्रोमेटिन बॉडीज के रूप में कनेक्ट हो जाता है। अब यहां पर जो सेल के मेम्ब्रेन होती है, उसको वहां पर मैसेज हो जाता है कि हाँ, क्रोमेटिन पर्टिकुलरली बराबर मात्रा में टूट चुका है, सेल मेम्ब्रेन टूट कर ब्रेक हो जाती है, बबल्ड अपीयरेंस के रूप में वहां पर नजर आती है, बबल्स बन जाते हैं दोस्तों, है ना। अंत में सेल कई छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है और इंट्रासेल्युलर मटेरियल भी इसमें पाया जाता है, जैसे कि ये क्रोमेटिन बॉडीज, है ना, सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, है ना, ऐसे सेल्युलर फ्रेगमेंट्स को हम वेसाइकल या एपोप्टिक बॉडीज कहते हैं, यानी एक वेसाइकल में पैक हो जाते हैं या एपोप्टिक बॉडीज के रूप में उस पर्टिकुलर सेल के साइटोप्लाज्म से ये बाहर आते हैं। ये एपोप्टिक बॉडीज फेगोसाइट्स और डेंड्राइटिक सेल्स के द्वारा इंगर्व कर ली जाती है। फेगोसाइटिक सेल्स और जो डेंड्राइटिक सेल्स मौजूद है, वो यहां पर तैयार है आपकी बॉडी के सेफ्टी के लिए, ये उनको इंगल्व कर लेती है और पर्टिकुलरली यहां पर अपने पूरे फंक्शंस को परफॉर्म करती है, पूरी एपोप्टोसिस के प्रोसेस के माध्यम से उस सेल के डेथ को रूटीनली प्रोग्राम डेथ के रूप में वहां पर परफॉर्म करती है। लेकिन कई बार देखा गया कि एबनॉर्मल एपोप्टोसिस हो जाता
है ना। एपोप्टोसिस अगर नॉर्मल लिमिट में होता है तो बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है दोस्तों, है ना। लेकिन मान लो एपोप्टोसिस के प्रोसेस के साथ में आपको इंजरी हो गया, है ना, वहां बहुत ज्यादा या बहुत कम अगर एपोप्टोसिस होता है तो ये एक अबनॉर्मल कंडीशन को डेवलप करता है ना। अब ये प्रोसेस आप कैसे समझोगे, कुछ उदाहरण देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। यदि बहुत ज्यादा एपोप्टोसिस कहीं पर डेवलप हो रहा तो कॉमन एब्नॉर्मलिटी डेवलप होती है ना। याद करो, आप अपना नॉर्मल काम करो, अचानक आपको इस्चीमिक अटैक आ गया, है ना। इस्चीमिक रिलेटेड जितनी भी इंजुरीज होगी जहां पर ब्लड रिलीज हो गया या वहां पर ब्लड मिला ही नहीं, उस ऑर्गन को मिलना चाहिए तो वो नहीं मिला। ऑटोइम्यून डिसीज जितनी भी आपके बॉडी में डेवलप होती है, मान लो आपको हिमोलाइटिक एनीमिया हो गया, अचानक हिमोलाइसिस शुरू हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी थ्रोम्बोसाइट कम हो गए, एड्स डेवलप हो गया, एल्जीमर डिसीज जैसी न्यूरोजेनरेटिव जितनी भी डिसीज होती है सब एपोप्टोसिस के प्रोसेस के कारण होती है। याद रख लेना, प्रोटोकॉल यही सिलेक्ट हो जाएगा। जब आपको एल्जीमर डिसीज होती है तो S2S6 के साथ में L2 सिंथेसिस WG ये मेन प्रोटोकॉल हो गए, आप एल्जीमर डिसीज को ठीक कर सकते हो, है ना, एपोप्टोसिस के प्रोसेस के माध्यम से, है ना। इसीलिए दोस्तों अगर बहुत कम एपोप्टोसिस होता है, अगर आपकी बॉडी में एपोप्टोसिस नहीं हो रहा है तो सीधा कैंसर डेवलप होता है ना। याद रखना, ऑटो इम्यून लिम्फोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम डेवलप होते हैं जिसको आप ALPs कहते हो, अर्थात आपकी बॉडी में आपकी ही जो डेंड्राइटिक सेल, नेचुरल किलर सेल जो एपोप्टोसिस के लिए प्रेरित करती थी वो फेल हो गई, वो नहीं कर पा रही है, आपकी इम्यूनिटी लो हो गई है, नहीं कर पा रही है, एपोप्टोसिस नहीं होगा, कैंसर डेवलप हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको क्लियरली अंडरस्टैंड कराने के लिए इतना डीप टॉपिक लिया कि यहां से आप समझिए कि अगर आपने एपोप्टोसिस के प्रोसेस को बढ़ा दिया तो आप कैंसर जैसी कंडीशन को भी ठीक कर सकते हो। आप पर्टिकुलर यहां पर ऑटोइम्यून लिम्फोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम जैसी चीजों को, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया जैसी चीजों को भी कवर कर सकते हो दोस्तों। वो कैसे, मंडे का टॉपिक है, जाइएगा मत, आपको यहां पर बता दूंगा दोस्तों कैसे, है ना, क्योंकि मेरा नेक्स्ट टॉपिक है कैंसर और उसके बाद नेक्रोसिस। ठीक है, तो हम लोग मंडे देखेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चनिंग है तो आप लोग पूछ सकते हो। जी डॉक्टर अजय सर, डॉक्टर अजय। हाँ सर नमस्कार। नमस्ते। कि एवार्सन में हम C1A1 भेनवन RE पहले दिए थे तो नहीं हो पाया, उसके बाद फिर C1WE RE D3 में दिए, उसके बाद भी अभी मैंने रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सर मैं अबॉर्शन नहीं कराता, ये पाप के लिए मैं नहीं बता सकता आपको। ठीक है जी, जगजीत सिंह सर, डॉक्टर जगजीत सिंह सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर जी पाइल्स, हेमोराइज और एनल फेसर पर इंजेक्शन नंबर 11 है ना, जो A2C5 ग्रीन, ये एनल फेसर ब्लाइंड पाइल पर बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है जी इसका। और जो ब्लीडिंग पाइल है उसमें इंजेक्शन नंबर 12 A2C5 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी जी, वो एक इंजेक्शन करने से ही ब्लीडिंग बंद हो जाता है। जेकर इसके साथ भी काम नहीं चले तो इंजेक्शन नंबर 27 लगा सकते हैं जी, बहुत बढ़िया रिजल्ट। बिल्कुल सर, 100%। और जो ब्लीडिंग रोकने की मेडिसिन है, हमारे जहाँ लुधियाना में यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसने उसको बेस्ट मेडिसिन का, वर्ल्ड की बेस्ट मेडिसिन का सर्टिफिकेट रिलीज किया हुआ है जी ब्लू इलेक्ट्रिसिटी को। बिल्कुल है सर, इलेक्ट्रिसिटी तो शानदार मेडिसिन है। किसी भी प्रकार का ब्लीडिंग, अगर हम लोगों को सही ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का मेडिसिन मिलने लग जाए ना तो कोई भी ऑपरेशन के बाद आप अप्लाई करा दो, बी उसका ब्लीडिंग बंद कर देता है, कोई भी ऑपरेशन के बाद। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर, होता है सर जी। सर बहुत बढ़िया जी। जी कुलवीर शर्मा सर, कुलवीर सर। गुरुजी नमस्कार। नमस्ते कुलवीर सर। गुरुजी पाइल्स में आपका जो बताया है 1 लीटर पानी में H2C4L1 वेनमन A2
एक जी। बोतल पानी में डालो, मेरे को लगता है कि 1 महीना यही अगर पेशेंट को पिला दिया जाए तो इसी से रिकवरी हो जाती है सर। वही चीज 30 डायल्यूशन में मैंने बताया था आपको, बिल्कुल सही पकड़े हो आप, बहुत शानदार जी रिजल्ट सर। मिलता है। इसको हम बोलते हैं आल पाइल्स फिशर जी फिस्टुला जी क्योर जी ड्रॉप। जी जी ठीक है जी ना? जी 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 सर, जी जी सर। जी, थैंक बहुत बढ़िया। जी जी, अभिषेक कुमार सर, डॉक्टर अभिषेक कुमार, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर थोड़ा ये डालूसन थोड़ा दिक्कत हो रही है सर स्किन में। सर स्किन में अगर मैं दवा देना चाहूँ, ये डीजल वेस दूं कि DW में दूं सर? सर मैंने स्किन में जब एपीपी पढ़ाया था, आपने सुना नहीं, क्लियर मैंने कहा था कि डिस्टिल वाटर बेस देना चाहिए, नेगेटिव से पॉजिटिव आना चाहिए, कोई भी स्किन डिसीज हो, केवल एक्जिमा को छोड़कर। एक्जिमा, सोरेसिस, इसमें D4 से लगाकर D10 की तरफ जाना चाहिए। ठीक है? ओके सर, धन्यवाद सर। जी, एसके छेतु जी, डॉक्टर एसके छेतु जी, नमस्कार सर। नमस्ते। सर आज का जो सर आपका जो आपने पाइल्स पढ़ाया वो बहुत ही बढ़िया से पढ़ाया, जी क्योंकि उसमें आपने बताया एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फिर साइन भी बताया, सिम्टम भी बताया, जी फिर उसके बाद आपने प्रोटोकॉल बताया मेडिसिन। तो जी वो 10 वीक से आज बहुत डिफरेंस था सर। सर, सब चीज आपको समझ में आएगा। अभी जब एनल फिस्टुला पढ़ाऊंगा, फिशर पढ़ाऊंगा, उसका डिफरेंशिएशन प्लस उसकी मेडिसिन में क्या चेंज आया, ये चीज करने के बाद कभी भी पाइल्स, फिशर, फिस्टुला का केस आपके पास कभी मिस नहीं होगा। लॉट्स ऑफ पेशेंट आपके पास रनिंग रहेंगे, आप कभी भी करते रहिए, आपको कभी छोड़ेगा नहीं पेशेंट वो। ठीक है? ठीक, मंडे को सर कुछ क्या पढ़ाएंगे सर? बोलेंगे तो कुछ पढ़ के आएंगे हम लोग भी। सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर।